रिफ्रैक्शन का जो बुक वाला जो अपना डेफिनेशन है, तो हमने एक चीज देखी थी कि वेव ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब मैं ये लाइन बोलता हूं कि वेव ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आई हैव टू स्पेसिफाई मीडियम, जिस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। मीडियम हैज टू बी होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसकी सारी चीजें, चाहे वो उसकी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसके डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, ऑल थिंग्स, एवरीथिंग हैज टू बी सेम। ये वेव वाला जो आपने सेंटेंस लिखा और हाँ, स्ट्रेट लाइन वाला, ये टेक्निकली फेल हो गया ना? कहाँ पे? नहीं, यार देखो मैंने जहाँ पे पता था ग्रेविटी हो जाएगी वहां पे तो अपने आप बेंड हो जाता है। कहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगी? सर जैसे अगर एग्जांपल ले लें जैसे ब्लैक होल का, तो वहां पे नहीं नहीं ग्रेविटी नहीं ज्यादा हो गई, हाँ, तो तभी तो बेंड उसका होता है। ब्लैक होल एक्सेप्शन क्या अर्थ से भी बेंड हो जाता है ना, लाइट थोड़ा सा तो नहीं होता है। ये थोड़ा जो हमारी, मैं बताता हूँ ना, जो देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लाइट। एक होती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, तो हम अभी उसको पढ़ रहे हैं। वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है, उसके अकॉर्डिंग लाइट के ऊपर कोई भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करता है। फिर हमारे पास में एक और आई थी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आई थी, राइट, ये वाली, जिसके अंदर हमने ये किया था, फोटो इलेक्ट्रिक अपना इफेक्ट वगैरह किया था। यस तो देयर आर टू थ्योरीज। तो वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है, उससे हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर जो लाइट है, लाइट एक एनर्जी है, इसके पास कोई मास वास तो है नहीं, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स और नहीं लगता है। जब हम इसके पार्टिकल नेचर को करते हैं भाई, तभी तो कहते हैं इसका कब डुअल नेचर होता है। तो काफी जो फिनोमेना है, तो अगर तुम उसकी बात करोगे कि ब्लैक होल की बात करोगे कि उसका ग्रेविटेशन पुल इतना स्ट्रांग है कि वो लाइट को भी कर लेता है, तो मैं उस टाइम बोलूंगा ओके, दिस इज शोइंग दैट लाइट इज अ पार्टिकल, इट्स नॉट अ वेव। जैसे कि जब लाइट की वजह से तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक अपना इफेक्ट होता है, तो मैं उस टाइम क्या बोलता हूँ कि लाइट इज नॉट अ वेव, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। तो सेम थिंग। तो लेकिन जब मुझे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनको जब मुझे एक्सप्लेन करना है, तो अगर मैं पार्टिकल उसको अज्यूम करता हूँ नेचर को, तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। इनको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू अज्यूम दैट लाइट इज अ वेव। और वेव का मतलब हुआ कि वेव के ऊपर कोई भी अपना ग्रेविटेशन पुल काम नहीं करता। इसलिए देयर आर टू थ्योरीज, फाइन। यस सर। हाँ, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी कब तक, जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो हम एज ऑफ नाउ तो मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो ही मीडियम है, जैसे कि ये मान लो हमारे पास नहीं है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या मतलब होता है बाउंड्री का? एक ऐसी लेयर जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। सपोज यहाँ पे हमने बोला मीडियम 1, यहाँ पे हमने बोला मीडियम 2, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, देखो श्योर नहीं है कि हमेशा लाइट बेंड होएगी, नहीं। तो इफ ए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में ही आएगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी that when it enters into other medium, it deflect from its original path. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, it may deflect। और ये जो फिनोमेना है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि हमेशा ही वो वन डिफ्लेक्ट होएगी ओरिजिनल पाथ से? हाँ सर, जो परपेंडिकुलर होगी। मीडियम रहेगा। यस, अगर भाई तुम्हारी लाइट एकदम पूरा परपेंडिकुलर आती है, अलोंग द नॉर्मल आती है, तो लाइट का अपना पाथ चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट मे डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना।
अब कुछ उस पे आते हैं कि ये फिनोमेना है, इसको हमने एक्सप्लेन किया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसके अंदर हाइजेन वो आया था, प्रिंसिपल आया था एक, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो ये होता है ना रिफ्रैक्शन वाला, इसके अंदर जो अपना स्नेल्स लॉ वाला जो लॉ आया था वो कैसे आया था वो हम बाद में देखेंगे। एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि वो होता है। उससे पहले कुछ चीजें हमको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका स्पीड कितना होता है वैक्यूम में? 3 × 10 पावर। इसको हम लिखते हैं c, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड a wave can have। लाइट अगर किसी और मीडियम में गया, इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हो जाएगा v, एंड v इज ऑलवेज लेस देन c। v की जो वैल्यू है वो c से हमेशा ही कम होती है। तो यहां से हमारे पास में एक चीज हमने डेवलप की जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। ये म्यू ये बताता है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में इस मीडियम में कितना है, ठीक है। तो ये यही बताएगा कि तुम्हारा जो वेलोसिटी है, या फिर जो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो एक ही बात है, यहाँ पे वेक्टर वेक्टर का इतना फर्क नहीं पड़ता है, कि स्पीड जो तुम्हारा है वो कितने टाइम्स कम हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं c/v। मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताना है तो मैं कहूंगा कि उस मीडियम के अंदर तुम्हारा लाइट का वेलोसिटी कितना है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इफ फॉर ग्लास म्यू इज 1.5, तो बताओ जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर जो लाइट है हमारा ग्लास के अंदर जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा वेव का? तो हम बोलूंगा स्पीड 2 × 10⁸ ऑफ 2 × 10 लाइट इन ग्लास वो बन जाएगा v = 3 × 10⁸ 1.5। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद द स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि म्यू की वैल्यू हमेशा ही कैसी रहेगी अपना >1, ठीक है। इसने क्या बताया कि तुम्हारा स्पीड स्पेस के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो गया है। जैसे यहाँ पे अपना 1.5 था, तो इसने क्या बताया कि तुम्हारा जो स्पीड है वो 1.5 कम हो गया है। मतलब कि अब वैसे ही इसी के अंदर हमने एक और चीज की डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर जो होता है ये दो मीडियम को कंपेयर करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है मीडियम 1, यहाँ हमारे पास मीडियम 2। तो मीडियम जो 1 है, सपोज इसके अंदर वेलोसिटी v1 है, मीडियम 2 इसके अंदर वेलोसिटी v2। तो मीडियम जो 1 है उसका एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा म्यू? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ μ1 तो क्या बन जाएगा c/v1। v1 इसका क्या बन जाएगा c/v2 c/v2। तो अगर मैं इन दोनों मीडियम को कंपेयर करूं तो मैंने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बन जाएगा v2/v1। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से लेके आऊं तो अगर अपने v2/v1 को इससे निकालूं तो क्या बन जाएगा μ1/μ2। देखो इन दोनों से ये है ना हमारे पास में दो ये हमारे पास और μ2 है।
तो अगर मुझे इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा V2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ये बताएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हारा 1 वाला जो मीडियम है इसके अंदर लाइट का स्पीड 2 वाले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो गया है। अब बताओ इसकी वैल्यू के बारे में क्या बोल सकते हो। इट कैन बी लेस देन 1। किसकी? म्यू जो अपना रिलेटिव है इट कैन बी अच्छा लेस देन 1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, it can be less than 1, it can be greater than 1, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। V1 और V2 जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपेयर किससे किया था, वैक्यूम से। वैक्यूम के अंदर स्पीड मैक्सिमम, यहाँ पे हमारे पास में सब कुछ हो सकता है। फिर हमारे पास में कुछ और आती हैं चीजें, जैसे जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर मैं मास की बात करूं, जैसे अपने ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे एक हमारे पास वुड है, एक हमारे पास में स्टोन है, तो वहां जो वर्ड होता है डेंसिटी, उसका मतलब होता है कि अगर मैं दोनों का इक्वल वॉल्यूम लूं तो किसका मास ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा उससे वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर जो मीडियम है, तो ऑप्टिकली जो है रेयरर मीडियम है, इसका मतलब होता है कि उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ द लाइट है इज हायर, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर, या फिर लेसर। तो जैसे कि सपोज यहाँ हमारे पास में एक म्यू है 1.5, ये हमारे पास में है 1.33, सपोज ये हमारे पास में है ग्लास और ये हमारे पास में है वाटर। तो इन दोनों में से क्या बोलोगे, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली अपना डेंसर है, कौन सा रेयरर है। और ये दोनों ही चीजें, कोई भी चीज होती है ना, तो देखो ना इसके अंदर ये आ गया डेंसर रेयरर, मतलब यू आर कंपेयरिंग, तो दीज थिंग्स आर इन रिलेटिव। तो इसके अंदर बोलोगे कि ग्लास जो है Optically इज denser. डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो ये कुछ है डेफिनेशन है जिसको हम बार बार काम में लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी का कोई जो अपने ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसके अंदर लाइट का जो मतलब उसका जो मास है वो ज्यादा होगा, नहीं। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है मैग्नेटिक फील्ड वाली चीजें आती हैं और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास, तो ये कुछ अपने डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं रिफ्रैक्शन वाले लॉ पे, वो तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए। सपोज ये हमारे पास में बाउंड्री है, तो क्या बोलते हो, ये बाउंड्री, ये नॉर्मल, एक ऐसी लाइन जो कि जिस पॉइंट पे तुम्हारी लाइट इंसिडेंस होने वाली है, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस पॉइंट पे तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर भी हमने बोला था दिस इज अवर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस पॉइंट पे सरफेस के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो दैट इज द नॉर्मल। एक लाइट आई, ये हमारे पास में क्या है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस लाइट, आई वेक्टर, ठीक है। इंसिडेंस लाइट या फिर इंसिडेंस रे, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको सपोज मैंने बोल दिया आई, ओके। ये इस लाइट का एक्चुअल पाथ है, या फिर यू कैन से ओरिजिनल पाथ, ठीक है। अब ये दूसरे एक होमोजीनियस मीडियम में जाएगी तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। अब आगे वाला मीडियम भी होमोजीनियस है, ठीक है ना। तो अगर होमोजीनियस है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन पहले वाली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। सपोज यहाँ पे आ गए,
ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एन रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास में आर वेक्टर, ये हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। सपोज पहले वाले मीडियम का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो μ1 था, सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मान लिया हमारे पास में अलग अलग मीडियम है दोनों और वैक्यूम नहीं है, तो ओके। तो यहां से क्या बनेगा, तो पहला क्या होता है लॉ, पहला तो ये बोलते हैं कि आई वेक्टर एन वेक्टर आर वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। मतलब कि बॉक्स ऑफ आई एन आर, ये हमने उसमें भी किया था, शुड बी इक्वल टू 0 और यस हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ हमारे पास में आता है ठीक है। स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम जाते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी वाले में, जिसको हम अपना जो अगला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए इतना याद रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब जो इंसिडेंस एंगल है उसका साइन अपॉन जिस मीडियम में तुम जाने वाले हो उसका आई, ये इसका जो है ना रेशो है दैट इज फिक्स, और वो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा μ2 अपॉन μ1। कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं रिलेटिव, या तो अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं रेफरेंस फ्रेम को, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है रेशो है तो हमने उसको भी डिवाइड कर दिया कि जिस मीडियम में जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन तुम कहां से आ रहे हो। या फिर ये भी कह सकते हो इसको याद रखने के लिए, जिस मीडियम में इस मीडियम का μ1 है, इसके अंदर हमारा एंगल कितना है आई, तो μ1 sin आई इक्वल टू इस मीडियम का μ2 है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है r, तो μ2 sin r, उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में फर्स्ट, ये हमारे पास में सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इफ i इक्वल टू 0, मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, नॉर्मल इंसिडेंस, तो इस केस के अंदर जो हमारे पास में r आएगा वो भी कितना आएगा 0, मतलब लाइट जो है उसके अंदर डेविएशन हमारे पास में कितना बन जाएगा 0, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो ही नहीं। इस केस के अंदर कितना डेविएशन आ गया भाई लाइट को क्या होता है डेविएशन, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गए हो, तो ये है हमारे पास में डेविएशन, इसको हमने बोल दिया डेल्टा, ठीक है। डेविएशन ऑफ लाइट डेल्टा क्या आएगा इस केस के अंदर डेल्टा, तो ये हम हमेशा लिखते हैं आई माइनस आर, और मैंने इसके अंदर लगा दिया मोड, लगा दिया। क्यों लगाया मोड, क्योंकि यार जरूरी नहीं, हमको नहीं पता कि आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, तो जब भी अपने डेविएशन बताते हैं तो मैं एक नंबर बताता हूँ कि इतने डिग्री से लाइट बेंड हो गई है। अब तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाद में कि वो जो चीज है क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है, जैसे हमने उसमें किया था मिरर के अंदर कि कोई भी एक जो तुम्हारा सेंस है उसको पॉजिटिव ले लो, जो उसके अपोजिट वाला सेंस है उसको नेगेटिव ले लो, फाइनली जो तुम्हारे पास में आंसर आएगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास में डेविएशन हो गया। इस केस के अंदर जब तुम्हारे पास में नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो तुम्हारे पास जो डेल्टा आता है दैट इज 0। फिर हमारे पास में आता है इफ i इक्वल टू 90 डिग्री, इसके अंदर क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री का मतलब कि सपोज ये हमारे पास में सरफेस है, ये हमारे पास में नॉर्मल 90 डिग्री, मतलब कि लाइट इज कमिंग along the surface, ये मेरे पास में लाइट आ रही है। तो बताओ क्या होगा, क्या लाइट अंदर जाएगी, नहीं Yes, sir. इंटरेक्ट नहीं करेगी। अंदर जाएगी अंदर। तो देखो इसके अंदर दो केस आते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो लाइट तो तुम्हारा स्ट्रेट ही निकल जाएगा ना, वो अंदर क्यों जाएगा उसका समस्या, तो वो टेंडिंग ठीक है ना। करेंगे। हाँ, तो हम जो चीजें काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं टेंडिंग, कि
अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो सपोज मालूम है 89 डिग्री है, ठीक है, तो हो सकता है कि लाइट अंदर जाए, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास में आर आ गया। सपोज ये हमारे पास में म्यू1 है, ये हमारे पास में म्यू2 है। कौन से केस के अंदर लाइट अंदर जाएगी, कौन से केस के अंदर लाइट नहीं जाएगी, बताओ। ये एंगल हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। बताओ किसको बड़ा होना चाहिए अंदर जाने के लिए? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ कि लाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली और 90 डिग्री पे आ रही है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, मतलब म्यू1 कि बड़ा होना चाहिए। म्यू2 बड़ा होना चाहिए। तो देखो, अगर तुमको देखो रिफ्रैक्शन बहुत अच्छी चीज है, मतलब इसमें तो ऐसा है कि क्यों दिमाग लगाना, तुमको सर फॉर्मूला पता है म्यू1 तो बड़ा देखो। होना चाहिए। तो इसको मैंने बोल दिया आई, म्यू2 सर। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो इफ आई गेट रियल वैल्यू ऑफ आर, सपोज मेरे पास में आर का रियल वैल्यू आ गया कुछ, मान लो 5 डिग्री आ गया, 6 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट विल गो इनसाइड। भाई लाइट अंदर जाएगी तो ही तो हमारे पास में एंगल आएगा ना रियल। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया साइन आर को, तो साइन आर क्या बन जाएगा, म्यू1 बाई म्यू2 साइन आई, एंड साइन आई is approximately 1 in this case because I is tends to 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा। तो मुझे पता है कि साइन आर की वैल्यू फॉर आर टू बी रियल, क्योंकि हमको पता है साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटी हो सकती है ना, एक से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो म्यू1 बाई जो म्यू2 है ऑलवेज भी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मतलब कि म्यू1 एक सेकंड, हाँ सही है। तो मतलब कि म्यू1 छोटा होना चाहिए, म्यू2 कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर म्यू2 बड़ा हुआ तो लाइट अंदर जाएगी, और डेफिनेटली जाएगी, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे पास रियल वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा उल्टा हुआ तो लाइट अंदर जाएगी नहीं, लाइट अपने उसी पाथ पे नहीं जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, अभी क्लियर? यस सर। हाँ, यस तो ये कुछ हमारे पास छोटी छोटी सी वो होती है, डेफिनेशन होती है। इसके बाद में अपनी वो कहानी आती है ऑब्जेक्ट इमेज वाली। तो चलो उससे पहले मुझे एक दो क्वेश्चन पे करके बताओ, डेविएशन वाले अपने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड डेविएशन, और अभी हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज एक हमारे पास में स्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास में स्पेस है, अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब वहां पे स्पेस है, वहां का जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1। ये इसका सेंटर, ये इसका एक्सेस। हमको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज √3, और एक लाइट है जो कि यहां से आ रही है, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो तुमसे पूछा है फाइंड द डेविएशन ऑफ द लाइट, टोटल डेविएशन। सर बाहर का म्यू नहीं दिया हुआ है।
अगर कहीं पे म्यू दिया हुआ नहीं है इसका मतलब वहां का म्यू 1 है, स्पेस है वो। ठीक है, 1 30 degrees 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कैसे, कितनी बार किया रिफ्रैक्शन? very अरे तुमको किसने बोला कि एक ही बार होगा? yes. तुमको किसने बोला एक ही बार? भाई लाइट अगर ग्लास के अंदर जाएगी तो भाई ग्लास से बाहर भी तो निकलेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि उसके अंदर ही छुप जाएगी। तो चेक करते हैं। सर एक तो देखो हमको हाँ, ये हमारे पास में इसका सेंटर O, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन हमारे पास में क्या होती है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास में बन गया इंसिडेंस लाइट। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो हमारे पास में 60 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल ऑफ एन रिफ्रैक्शन, तो हम अपने फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने लिखा μ1 sin 60 शुड बी इक्वल टू μ2 sin r। तो sin r की वैल्यू क्या बन जाएगी? μ1 इज 1, sin 60 इज √3/2, और ये कितना हो गया μ2? कहाँ पे μ2? √3। तो मेरे पास में sin r की वैल्यू आ गई r, मतलब r इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री। मतलब लाइट का जो एक्चुअल पाथ था वो ये था, लेकिन मेरी लाइट यहाँ नहीं गई है, मेरी लाइट इससे थोड़ा सा नीचे आ गई है 30 डिग्री पे। तो यहाँ जाएगी तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ना कभी ना कभी। तो ये लो, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये जो पॉइंट बनाया मैंने, इस पॉइंट को Q बोल दिया, इसको P बोल दिया। नाउ पॉइंट Q इज माय पॉइंट ऑफ एन रिफ्रैक्शन। तो पहले वहां पे मैंने बनाया नॉर्मल, नॉर्मल बनाओ भाई, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, ये भी R रेडियस है, ये भी R रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो 30 हमारे degrees अगर no, sir. तो ये एंगल भी कितना है? 30 जीरो है। डिग्री। Sir, zero are deviation. अरे रुको तुम बहुत जल्दी यार, है ना। आइए आ गया। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एट Q, मैंने लगाया μ1, कितना है μ1? √3, ठीक है। साइन 30, बाहर का कितना है? 1, साइन थीटा बोल दिया सपोज। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा? √3/2, थीटा इज 60 डिग्री। मतलब नॉर्मल वाली जो लाइन है उससे हमको कितना बेंड करना है? 60 डिग्री। तो मतलब कि ये जो लाइन है ये मेरी थी, ये वाली एक्चुअल वाली, मेरी लाइट यहाँ जाएगी, और ये एंगल कितना बन गया बता? 60। अब देखते हैं टोटल अपना डेविएशन कितना हुआ। तो पहले वाला जो अपना डेविएशन कहाँ की तरफ आया? यहाँ की तरफ आया ना, Δ1। ये कितना हो गया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर अगली बार देखो, लाइट को यहाँ जाना था, लाइट कहाँ गई? नीचे आ गई, Δ2। ये भी कितना हुआ? 30 डिग्री। दोनों के दोनों ही जो मेरे पास में डेल्टा है वो कैसे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मेरा एडिशन हो जाएगा ना। तो टोटल डेविएशन कितना बन गया? 60 डिग्री। सर वो बाद में रियलाइज किया कि नॉर्मल ही बदल गया। हाँ, बाद में रियलाइज किया था कि नॉर्मल ही बदल गया। मतलब तो समझा नहीं। फर्स्ट वाले में नॉर्मल डिफरेंट था और सेकंड वाले में यस, उसमें हाँ। तो क्या हुआ? सर 0 बोल दिया, 60 आने 60 करके सीधे 0 बोल दिया। हाँ, तो वही ना भाई, तुमको उसका वो देखना पड़ेगा डेविएशन के अंदर। वो देखते हैं ना, सेंस देखते हैं कि सर, कहाँ पे क्लॉकवाइज गया, एक कहाँ। और चीज चेक करनी पड़ेगी ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई आई एम गेटिंग द रियल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हमको अब TIR के बारे में सोचना ही नहीं है जब तक तुम्हारे पास में साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ओके सर। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में R की रियल वैल्यू आ रही है। R की रियल वैल्यू आ रही है मतलब कि मेरी लाइट को बाहर जाना ही पड़ेगा। ओके सर। वो तुम, ये बहुत अच्छी चीज है, हमको सोचना ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास में तुमने कैलकुलेशन की और तुम्हारे पास में सपोज साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब क्या हुआ?
थीटा इज नॉट रियल, मतलब कि लाइट बाहर नहीं जाएगी, है ना। तो ओके सर। वो हमको अपने आप ही में आइडिया लग जाएगा टी आर वाला। तो ये सर हमारे अगर पास में, ज्योमेट्री लगाए, हाँ अगर सर सीधी ज्योमेट्री लगाए इसमें तो फिर तभी भी साइन देखना पड़ेगा क्या? यस भाई, साइन तो देखोगे ना ज्योमेट्री पे लगाओगे तो, कि एक बार क्लॉकवाइज गई है, अगली बार एंटी क्लॉकवाइज गई है कि नहीं गई है। नहीं सर, मतलब वो रेड लाइन को एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ। यस, तो रेड लाइन को एक्सटेंड कर दो तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ये लो, नहीं अगर सर, मैं वो इस सेम आ रहा था, लेकिन उसमें साइन का वो रहेगा क्या? तभी चेक करना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, देखो डेविएशन तो हम ऐसे बताएंगे ना। अब देखो हमको इस वाले एंगल कैलकुलेट, ये उसका एक्चुअल पाथ था और ये उसका फाइनल पाथ है, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल तो हमको पता है क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो समझ ये गई। एंगल कितना है, वो एंगल 30 है, और जो ये एंगल है ये भी कितना है, 30, है ना, यस सर। क्योंकि वो कंप्लीट एंगल कितना है, 60 है। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल बन गया 60 डिग्री। तो तुम भाई जब भी तो हमने बोला ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कर लोगे डेविएशन वाला पार्ट? ओके चलो और देखते हैं। अब जैसे कि उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में क्या आया था, पैरेलल वो आया था, प्लेन मिरर आया था, बिकॉज प्लेन मिरर इज द सिंपलेस्ट थिंग, एकदम प्लेन होता है ना उसके अंदर कोई फोकस रेडियस कर्वेचर झंझट नहीं है। तो वैसे ही उसी के इक्विवेलेंट इसके अंदर हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब का मतलब क्या हुआ, सपोज एक हमने स्लैब ले लिया ग्लास का, भाई या तो ग्लास का हो सकता है या फिर किसी भी चीज का हो सकता है ना, फिल्म भी हो सकती है पतली सी एक, ये हमारे पास में बन गया। और सपोज यहाँ का जो म्यू है वो सपोज है म्यू है, यहाँ भी मेरे पास में म्यू है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया, जब इसको बोल दो, इसको बोल दिया म्यू नॉट, और यहाँ भी म्यू नॉट है बाहर, इसका तुमको दिया हुआ है म्यू दिया हुआ है, और सपोज इसका थिकनेस दिया हुआ है तुमको टी। अब एक लाइट आ रही है, एक लाइट इंसिडेंस हुई, ये इसका नॉर्मल हो गया क्योंकि प्लेन सरफेस है, तो हमारा अच्छा सा बन जाएगा नॉर्मल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक लाइट यहां से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, बताओ व्हाट इज द टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास में होंगे रिफ्रैक्शन तो दो, तो व्हाट इज द डेविएशन? सर एंगल ऑफ डेविएशन 0 रहेगा। हाँ एक ही बात है, डेविएशन बोलो एंगल ऑफ डेविएशन बोलो, एक ही चीज है। Sir, 0. सर 2 mod of I minus R। करके बताओ ना, एग्जैक्ट आंसर बताओ, तुमको अपने दिए हुए हैं मैंने, उसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, बाहर का भी दिया हुआ है। फिर क्या निकालना है? हाँ लेंथ ऑफ डेविएशन। लेंथ ऑफ डेविएशन क्या होता है? सर मतलब क्या मतलब निकालना क्या है इसमें एंगल? डेविएशन कितना होगा लाइट का, जैसे जैसे हमने अभी पुराने वाले क्वेश्चन में किया ना कि भाई इतना सर डेविएशन इसमें होगा, तो नॉर्मल सेम है ना। अरे तो वो उसको तुम अपने आप सोचो ना, वो तो भाई सर जीरो। जिस वही पॉइंट पे तुम्हें रहेगा। लग रहा है कि रिफ्रैक्शन होने वाला है, उस पॉइंट पे वो बना दो अपना।
जैसे यहाँ से लाइट आई तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये पॉइंट बन गया P, तो पॉइंट P इज माय पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ, क्या लगेगा, म्यू नॉट साइन आई इक्वल टू, मान लो अंदर का म्यू म्यू है और मैंने बोल दिया साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट साइन आई अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये लो सपोज जो लाइट थी वो हमारे पास में ऐसी चली गई, ये चली गई। ओके, तो ये जो एंगल है ये मेरे पास में एंगल क्या बन गया, आर। आर। अब ये मेरे पास में मेरा एक और पॉइंट आ गया, सपोज इस पॉइंट को मैंने क्यू बोल दिया। अब इस पॉइंट पे मेरे जो दो मीडियम है वो चेंज हो रहे हैं, भाई बाउंड्री है ना ये, उसके ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का अलग है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। इस नॉर्मल के लिए ये वाली जो रे है ये बन गया इंसिडेंस रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, आर। आर, क्योंकि वो है ना पैरेलल लाइंस है। अब देखते हैं कि जब लाइट बाहर जाएगी तो एंगल कितना बनेगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया एट क्यू, क्या आएगा, यहाँ का म्यू म्यू साइन आर, बाहर का कितना है म्यू नॉट, ठीक है। और सपोज मैंने एंगल बोल दिया मैं आर डैश, तो म्यू साइन आर की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट साइन आई, तो म्यू नॉट साइन आर डैश, तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू क्या बन गई, आई। इस साइन आई इक्वल टू साइन आर डैश बन गया ना। तो ये लो लाइट वापस यहाँ पे ये आ गई, ये एंगल आई, ये तो पहले मेरी लाइट जो थी वो ऊपर गई, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, नीचे आ गई। और दोनों ही केस के अंदर जितना ऊपर गई उतना ही क्या हुआ, नीचे आई है। आई माइनस आर का जो वो आएगा ना अपना मोड, उतने ही अमाउंट से पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है। तो टोटल जो मेरा डेविएशन है वो कितना हो गया, 0। तो पैरेलल स्लैब जो होता है, पैरेलल स्लैब की वजह से डेविएशन नहीं आता है। सर लेंथ ऑफ Zero। डेविएशन से मेरा, आपने वो टीवी दिया हुआ था तो मुझे लगा कि मतलब जो इनिशियल रे आ रही थी और जो फाइनल रे आई है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ तो अभी मैं उस पर आगे आ रहा हूँ ना, एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी चीज को। तो पहले हमने एक चीज बोल दी कि टोटल जो हमारा डेविएशन है दैट इज 0, ठीक है। अब हम एक चीज और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब होता है कि सपोज ये मेरे पास में एक चीज है, एक मान लो स्लैब है, एक लाइट है वो ऐसे जा रही है, ये यहां से जा रही है, तो ये तो हो गया इसका एक्चुअल पाथ, राइट। अगर मान लो स्लैब नहीं होता तो ये लाइट यहां से जाती, लेकिन मान लो इसके अंदर हमने कुछ तो किया और ये लाइट यहां से निकल रही है, तो बताओ डेविएशन हुआ, यस सर। नहीं हुआ डेविएशन तो। अरे डेविएशन नहीं हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, डेविएशन नहीं हुआ इसका, क्योंकि जो पहले एंटी क्लॉकवाइज हुआ फिर बाद में क्लॉकवाइज हो गया उतने अमाउंट से, तो डेविएशन 0। बट लाइट अपने एक्चुअल पाथ से शिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल, तो इनके बीच में ये वाला जो अपना डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है डी, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, कि लाइट जो है इतने अमाउंट से शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ पे तुम बैठे हो, तो तुम्हारे से जो लाइट आ रही है वो इस वाले पाथ पे आ रही है ना, येलो वाले पाथ पे आ रही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ कोई इंसान बैठ कर तुमको देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, तुम कहाँ पे हो, भाई उसे लगेगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, तो वो सोचेगा कि तुम यहाँ कहीं हो। ये तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, इमेज। तो जैसे तुमने काफी एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, कि पानी के पे ग्लास के अंदर पेंसिल वगैरह डालते हो, स्पून वगैरह डालते हो, तो थोड़ा सा बेंडिंग होके दिखता है, वो एक्चुअल में यही है,
क्योंकि लाइट जब किसी मीडियम में आता है तो उसका पाथ बदल जाता है। तो ये मेरे पास फाइनल रेज है। तो फाइनल रेज जब मेरी आंखों में आती हैं तो जहां हमें, भाई हमको तो लगता है कि लाइट स्ट्रेट आने वाली है, तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, बल्कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। ये तो हमको इमेज दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो कितना लेटरल शिफ्ट आएगा अगर मैं तुमको अपना थिकनेस दे दूं तो? सर टी साइन आई मॉड आई माइनस आर अपन कॉस आर, ये पिछले साल हाँ, कराया था। अच्छा करवाया था। तो देखो, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करते हैं लाइट को। ये वाली जो, मुझे पता है कि ये लाइट और जो ये वाली लाइट है ये दोनों पैरेलल है, ये वाली। तो हमें इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले मैंने ये किया, ये हमको दिया हुआ है टी। ठीक है, ये मुझे पता है एंगल, ये कितना एंगल, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है रेड वाला, आर एंगल है ना अपना एंगल ऑफ। तो ये अगर आर है तो ये जो साइड है जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया है अभी, ये बन जाएगा टी अपॉन क्या, कॉस आर। देखो ना, वो हाइपोटेन्यूस है ना वो। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब मैंने क्या हुआ, दूसरे वाला ट्राइंगल ले लिया। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये जिसको अभी बनाया है ग्रीन कलर से, इसके अंदर हमको हाइपोटेन्यूस पता है, और ये जो एंगल है इसके अंदर वाला, ये एंगल कितना है, आई माइनस आई माइनस आर। आर। तो मुझे इसको निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स टी, बाय साइन आई माइनस आर। तो वो बन जाएगा डी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन into sin I minus R. आई माइनस आर। खैर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो ना कि जो लेटरल शिफ्ट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रही है। अगर तुमने आई की वैल्यू चेंज कर दी तो आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर कोई स्पेसिफिक नहीं होता ना। तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कोई आता नहीं, बस इतना सर पता आप ये होना चाहिए। एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। में मॉड लगेगा। हाँ, अरे वो तो एक ही बात है ना कि भाई अगर तुम्हारा प्लस में आ गया तो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और माइनस में आ गया तो नीचे की तरफ आ रहा है। देखो बेटा, उसमें क्या किया हमने, ये हमारे पास में स्लैब है, ये इतना बड़ा स्लैब बना देते हैं। एक लाइट यहां से आ रही थी, राइट, ये आ रही थी, ये इसका एक्चुअल पाथ। लेकिन हमारी लाइट यहां नहीं गई, हमारी लाइट यहां चली गई थी फाइनली। ठीक है, हमने क्या किया, एक नॉर्मल यहां बनाया था, एक नॉर्मल यहां बनाया था, ये था मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लाइट इसके अंदर गई तो वो यहां से जाके यहां चली गई। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल आर, ये थिकनेस दी हुई है तुमको, ये मैंने दिया था टी। तो ये जो साइड आएगी ना, येलो वाली जो साइड बनाई है हाइपोटेनियस, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी अपॉन कॉस आर, राइट। ठीक है ना। अब यहां से अब परपेंडिकुलर पर ड्रॉप किया, ये है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज आई माइनस आर। तो इस वाले कहते हैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, तो ये जो साइड है डी क्या बन जाएगा, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब देखो, अगर आई माइनस आर की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब तुम्हारी लाइन जो है वो अपने ऊपर की तरफ चली गई है अपने एक्चुअल लाइन से। अगर आई माइनस आर की वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब तुम्हारी लाइट जो है और नीचे की तरफ आ गई है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है या यार डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है। ठीक है ना, अगर आई की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा मीडियम अपना रेयर है,
सर पहला वाला। तो अगर जो हमने केस है ना बनाया है, इसके अंदर जैसे जो अपना डायग्राम बना है इसमें आर की वैल्यू वो दिखाई ना, बड़ी दिखाई है। तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब कि हमारा जो अंदर वाला जो मीडियम है वो ना रेयर है। अंदर वाले का जो ऑप्टिकली या फिर कह दो कि अंदर वाले मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज मोर। तो एक सिंगल स्लैब से हमारे पास में ये होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्लैब हो तो क्या होगा? मल्टीपल स्लैब फिर यही रहेगा बट उसमें टी की वैल्यू चेंज रहेगी। जैसे तो सपोज depend तुमको ये करे- दे दिया, यहाँ पे तुमको दे दिया μ1, यहाँ पे दे दिया μ2, यहाँ पे दे दिया μ3, यहाँ पे दे दिया μ4 और यहाँ पे दे दिया μ5। एक लाइट है जो कि यहाँ से आ रही है और तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है I। तो जब लाइट यहाँ से जाएगी तो ये सपोज एंगल R है। तो तुमको फाइंड द रिलेशन बिटवीन I एंड R इन टर्म्स ऑफ म्यू, जो भी इतने सारे म्यू दिए हुए। चलो ट्राई करो। सर हम ये कह सकते हैं कि अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो हमेशा I R से बड़ा होगा। एक सेकंड फिर से बोलो। μ2 μ1 से बड़ा है तो I R से बड़ा होगा। μ2 μ1 से बड़ा है तो नहीं, वो तो उसके आगे और भी मीडियम पे है ना। नहीं, बाकी मीडियम को छोड़ के अगर एक ही मीडियम, दो ही मीडियम है तो नहीं नहीं, तो दो ही होंगे तो जो मीडियम तुम्हारा डेंसर होगा उसके अंदर का जो एंगल है वो कम होगा ना। क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा एक लाइट जो है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि म्यू इंटू साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो अगर तुम्हारा म्यू बड़ा है तो तुम्हारे में एंगल को छोटा होना पड़ेगा, अगर तुम्हारा म्यू छोटा है तो एंगल को बड़ा होना पड़ेगा। सर μ5 by μ1 सॉरी हाँ μ1 is equal to sin I by sin R। हाँ लगाओ। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ आई और मैं आर में रिलेशन लेके आना है। सर लेकिन म्यू तो आएगा ना। सर आई इक्वल टू आर। आई इक्वल टू आर क्यों होगा? नहीं हो सकता वो। सर अगर अगर मैं μ5 जैसे μ1 लाइट के लेके जा बराबर रहा और μ4 μ2 के हूँ वो बराबर बाहर होगा। निकलेगा तो वापस उसी पाथ पर रहेगा मतलब। नहीं 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 भाई, इसको अगर अगर तुम्हारा आंसर ये आया तो अपने इक्वेशन से अपने प्रूव करके दिखाओ मुझे। सर μ5 और μ1 इक्वल नहीं होंगे। नहीं इक्वल नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अलग अलग मीडियम है। हाँ सर अगर ये इक्वल लो, होता तो ये लो, इसको ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब सही है। मतलब हमारे पास में अलग ही वो चल रहा है यूनिवर्स। सर I और R में ही चाहिए रिलेशन म्यू के टर्म्स में। यस।
So sin I by sin R equal to mu1 mu2 by mu4 mu5. एक सेकेंड, फिर से बोलो। Sin I by sin R equal to mu1 mu2 by mu4 mu5. अरे नहीं, ओके, और बताओ, मतलब और सोचो। Sir, R is equal to mu1 sin I, sin inverse of mu1 sin I by mu5. यस, सर मैंने भी मतलब तो यही बोला। तुमने तो ये कहा था ना कि म्यू 2 भी आ रहा है उसमें। यार mu5/mu1 ही बोला था मैंने भी। अच्छा, म्यू 5 बाई, मतलब कि इसका जो आउटपुट आएगा उसमें ये आएगा कि म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 उनका कोई यूज ही नहीं आएगा, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। ठीक है, कैसे देखते हैं, डायग्राम बनाओ। यहां से लाइट गई, सपोज यहाँ पे आ गई, तो ये लो, इस एंगल को सपोज मैंने बोल दिया अल्फा बोल दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin अल्फा। भाई उस मीडियम का म्यू और उसी मीडियम का एंगल। अब जब μ2 जो μ3 है उसके बीच में रिफ्रैक्शन होगा तो ये एंगल अल्फा। ठीक है, इसके अंदर जब लाइट जाएगी, सपोज ये एंगल बन गया बीटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ2 sin अल्फा इक्वल टू μ3 sin बीटा। फिर लाइट यहाँ आएगी तो यहाँ का एंगल भी बीटा, सपोज ये एंगल बन गया गामा बन गया, तो क्या इक्वेशन आएगी, μ3 sin बीटा इक्वल टू μ4 sin गामा। ये एंगल अगर गामा है तो ये एंगल भी गामा, तो क्या बनेगा, μ4 sin गामा इक्वल टू μ5 sin r। अब बताओ, ये चीज इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि μ1 sin I इक्वल टू μ5 sin r। तो मतलब कि ये सारे मीडियम बीच में हो या ना हो, इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इसका रीजन ये भी था, हमने देखा था पैरेलल स्लैब की वजह से जो डेविएशन आता है वो कितना आता है, 0। तो चाहे तुम स्लैब लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो तुम्हारे मतलब एंगल्स हैं वो सेम रहेंगे, बट इन सारे स्लैब की वजह से और लेटरल शिफ्ट आएगा, ये तो मानते हो ना। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो जो लेटरल शिफ्ट तो आएगा उनकी वजह से, लेकिन जो जो अपना डेविएशन वाली जो चीज है, वो नहीं आएगी। तो देखो इसी के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करें। सपोज ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज हमको दिया हुआ है कि जो म्यू है, म्यू इज लाइक म्यू नॉट वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम्हारे y की वैल्यू इंक्रीज होएगी वैसे वैसे तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 1। एक लाइट यहां से एंटर हो रही है, ठीक है, तो एंगल, और सपोज ये एंगल तुमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, जिस पाथ को वो लाइट फॉलो करेगी। ट्राई करोगे? जी भाई देखो y, जब तुम यहाँ पे आओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा और कुछ हो जाएगा,
यहाँ पे आओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो ये जो सारी जो लाइन है ये अपने आप में क्या बन गई है, बाउंड्री बन गई है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बस तुम अपने इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्म है ना वहां पे ले आओ, उसके बाद में छोड़ देना चाहिए। किसके बाद आए इसके पास चलो पकड़ के भी चलो, तो जब पकड़ के भी चलो तो कितना हो गया 76 76 तो 15। कौन है ये? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ट्राई करो चलो। सर बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन ये है कि भाई एक लाइट मतलब एक स्पेस है हमारे पास में जिसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन वेरिएबल है, वो भी ऐसा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वाई। चलो इसको भी छोड़ दो ना, म्यू नॉट को भी छोड़ दो, ये बस अकेला वाई, तो थोड़ा सा और तुम्हारे वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। म्यू इक्वल टू वाई, और तुम्हारे पास में एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ये तुमको दी हुई है वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन दी हुई है। एक लाइट ऐसे एंटर कर रही है 30 डिग्री पे, तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट, लाइट कौन से पाथ पे जाएगी? हमको इंटीग्रल वाली फॉर्म पे लेके आना है बस। सर बाहर वाला म्यू 1 लेना। हाँ यहाँ का म्यू 1।
सर इसका इंटीग्रेशन करते नहीं बन रहा। हाँ, इंटीग्रेशन इसका बहुत मुश्किल आएगा, वो तुमको अभी करना नहीं आता है, ठीक है। बस इंटीग्रल सर वाली जो इक्वेशन फॉर्म है बोल वहां दो। तक पहुंच जाओ बस का। हाँ बोलो क्या आया। सर cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1/y। cos of sin inverse 1/2y सॉरी। cos of sin आगे इनवर्स sin inverse और इसमें 1/2y। 1/2 और आगे dy dy, ठीक है। और ये कर 1 दोगे to y इक्वल टू y, और ये क्या है, ये उसका x कोऑर्डिनेट। सर ये y है शायद। अरे हाँ, वो नहीं देखा मैंने। पाथ है सर अबे, बेसिकली इसका। अरे तो इक्वेशन पाथ का ऑफ पाथ। हाँ तो पाथ के इक्वेशन में x भी तो आना चाहिए ना कहीं। भाई अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए ना। जैसे तुम मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो मतलब क्या हुआ, x हाँ इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना इसके अंदर भी। पाथ का मतलब तो यही होता है। सर वो इंटीग्रल du होगा। du, नहीं सर, ये इक्वल टू इंटीग्रल du। ओके। फिर उसके बाद देखो, सपोज हमने क्या किया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम यहाँ पे आ गए हो, इस पॉइंट पे हमने बनाया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और ये बन गई हमारी बाउंड्री, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, सपोज मैंने बोल दिए एक्स वाई। अब जब लाइट यहां से निकलेगी तो वैसे जाएगी कहीं, मान लिया वाई एक्सिस उसका है नॉर्मल है, तो ये एंगल, सपोज इस एंगल को मैंने बोल देता हूं आर, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, वाई, क्योंकि वो जो पूरी स्ट्रेट लाइन का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाई। अभी हमको पता है कि इसके बीच में जितनी भी लेयर्स आई हैं सारी की सारी कैसी हैं, पैरेलल, और जब पैरेलल स्लैब्स होती हैं तो उनका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है ना। पैरेलल स्लैब सिर्फ क्या करती हैं, हम स्टार्टिंग में और फाइनल के अंदर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट O और ये पॉइंट सपोज P, इसके बीच में इक्वेशन लगाई तो कैसे आएगी, साइन 30 इंटू 1, यहाँ का म्यू कितना है 1, वो वहां का कितना है म्यू y, इंटू वहां का एंगल कितना है साइन r, sin तो 60 मेरे होगा। को यहाँ से, 60 होगा ना। हाँ 60, क्योंकि ये एंगल आएगा मेरे पास में। साइन 60, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2y इक्वल टू साइन r। लेकिन उस साइन r से मैं क्या करूं, भाई साइन r का तो कुछ है मतलब ही नहीं है ना। ओके, अब मैंने ये बनाया, एक छोटी सी लाइन बनाई, भाई अगर मुझे एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए तो मुझे एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना होता है। तो ये अगर छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया dx, ये मैंने छोटा सा एंगल लिया dy, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि dy बाई अपना dx क्या होता है, स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 90 माइनस r। हाफ, तो मतलब क्या बन जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू बन जाएगा cot r। Cot r। साइन r की वैल्यू ये है, तो cot r की वैल्यू क्या बन जाएगी, अरे साइन r की वैल्यू पता है, cot r की वैल्यू आ जाएगी हाँ कैसे, सर। हाँ cot r क्या बन जाएगा, 4y minus 3 4y स्क्वायर माइनस 3 का रूट अपॉन √3। √3। अब बनेगा ये, ठीक है, dy अपॉन रूट 4y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू dx अपॉन √3। अब लगाते हैं लिमिट,
जब हमारे पास में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, किसी भी इंस्टेंट पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है। ये हमारे पास में इंटीग्रल फॉर्म। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, अभी हमको आता नहीं इसका इंटीग्रेट करना, बाद में आ जाएगा जब हमको इंटीग्रेट करना सिखाएंगे अच्छे से तो आ जाएगा फिर। तो देखो इसके अंदर ऐसा पाथ क्यों आया, इसके अंदर तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन वहां पे एक मैंने कंडीशन भी लगाई थी कि मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। यहाँ जो मीडियम है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए हमारा जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हाँ भाई। सर यस इस सर। du बाय dy के टर्म्स में नहीं कर सकते? डी यू क्या हाँ। होता है, यू क्या होता है? सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें मतलब कितना चेंज आ रहा है y के अकॉर्डिंग? तो लेकिन हमको तो इक्वेशन निकालना ना, इक्वेशन ऑफ पाथ। हमको y कोऑर्डिनेट और म्यू के अंदर नहीं लेके आना, हमको लेके आना पाथ ऑफ द लाइट, कि भाई लाइट तुम्हारे कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, या वो ऐसे जा रही है। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट पाथ, तो पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। है ना, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके सर। ठीक है, ओके। अब तो ये तो कुछ है बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं अपने ऑब्जेक्ट और इमेज पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन हमारे पास में क्या था पहले भाई? ऑब्जेक्ट क्या होता था? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रेज। और वैसे हमारे पास में इमेज क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव रे। भाई उसके अंदर जो हमारे पास फिनोमेना हो रहा था दैट वाज रिफ्लेक्शन। तो हम बोलते थे कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेयर लाइट रेज मीट और रिटर्न टू मीट, मतलब ठीक है। यहाँ पे अलग चीज है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ऑप्टिकल फिनोमेना होने के बाद में लाइट हमारी आंख में कैसे आ रही है वो देखना है। तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर आती है वो हम लेते हैं एपरेंट हाइट ऑफ डेप्थ। जैसे तुमने जो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, ग्लास, अगर सपोज ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, बॉटम पे कुछ लिखा हुआ है तो तुमको उठा हुआ दिखता है। एक पेंसिल को अगर पानी के अंदर डाल देते हो तो पेंसिल थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है। पानी के अंदर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी जो हाइट है वो हमको एक्चुअल हाइट से कम फील होती है। देखा है कभी ये सब कुछ? यस हाँ सर। सर, वो मतलब ऐसे खड़ा करवाते हैं कि कॉइन जस्ट दिखना कम हो जाता है, फिर पानी डालते हैं फिर हाँ, पानी डालते हैं फिर दिखना कम हो जाता है। तो देखो इसमें क्या, तो अब यहाँ पे थोड़े से अप्रोक्सीमेशन भी चालू हो जाएंगे। तो सपोज हमारे पास में एक ये है, लेयर है एक, और यहां तक सपोज हमारे पास में एक मीडियम है जिसको मैंने बोल दिया μ1, और यहाँ वाले मीडियम को मैंने बोल दिया μ2। μ2 एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हमारा मतलब ऑब्जर्वर बैठा है, मतलब ये हम बैठे हैं। हम का मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट को देखने का ट्राई कर रहा है वो हम है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां रखा हुआ है, ये हमारे पास में है डी, एक्चुअल उसकी डेप्थ। तो डी जो है, डी क्या है? एक्चुअल डेप्थ। इतना हमने मान लो सपोज पानी अंदर भरा हुआ है, एक यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है, हमको बताना है कि इस पॉइंट ये हमको कितनी उसके ऊपर दिखेगा हाइट या डेप्थ पे। तो क्या करेंगे बताओ? हमको इससे जाने वाली जो रेज हैं उसको इंसान की आंखों में डालना है और हमको इमेज दिख जाएगा, राइट? ऐसा ही तो होता है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज,
2 लाइट रेज आर सफिशिएंट। तो पहली लाइट रे तो सबसे अच्छी है, अपने अलोंग द नॉर्मल ही ले जाओ, राइट? यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट ही। जो लाइट अलोंग द नॉर्मल जाती है उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास में, है ना। अब हमको एक लाइट रे और चाहिए, तो एक लाइट रे हम लेके गए यहाँ से, सपोज ये लाइट रे यहाँ से गई। अब इसका क्या होगा अगर रिफ्रैक्शन, ये बन गया पॉइंट ऑफ, ये एंगल आई, एंगल ऑफ ये एंगल आई, तो यहाँ का एंगल भी आई, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम कि μ2 जो है वो छोटा है, μ1 बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे, ठीक है। तो लाइट जो है वो मुड़ गया, ये लो वो लाइट यहाँ चला गया। तो ये तो मेरे पास में बन गया R1, ये मेरे पास से बन गया R2। क्या R1 R2 का इंटरसेक्शन होगा बाहर जाके? नहीं ना, डाइवर्जेंट लाइट है, होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं होगा। तो अब अगर मुझे इंसान को इमेज होकर दिखानी है तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि मैं एक्सटेंड करता हूँ। उसने इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे और इस वाली लाइट को एक्सटेंड किया यहाँ पर, और ये लो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। ये हमारे पास बन गया इमेज, ये हमारे पास में था ऑब्जेक्ट। इमेज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल है, क्योंकि लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, हमने तो उसको इंटरसेक्ट करवाया, इसलिए बोलते हैं एपरेंटली, हमें लग रहा है कि वो चीज वहां पे रखी हुई है। अब हमको इसको चेक करना है, ठीक है। तो देखो ये एंगल मेरे पास में R, ये एंगल R, तो ये एंगल भी R है ना, पैरेलल लाइंस है ना नॉर्मल वाली। तो ये जो चीज है ये, इसको बोलते हैं D डैश, एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ बोल दो ना, क्योंकि ये और नीचे देख रहे हैं। तो नाउ आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन D डैश एंड D। करोगे? कैसे करोगे? देखते हैं। तो हम बोलते हैं फॉर पैराक्सियल रेस, सारे फॉर्मूले उसी के लिए आते हैं। फॉर पैराक्सियल रेस क्या मतलब होता है, I and R आर स्मॉल एंगल। तो व्हेन एंगल आर स्मॉल तो I इज अप्रोक्सीमेटली 10I, ठीक है, लिख सकते हैं ना। व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल and 10I is approximately sin I when angle is very small। तो हमने लिखा था तो स्नेल्स लॉ लगाया हमने, तो स्नेल्स लॉ में क्या आएगा कि भाई R इंटू साइन, नहीं क्या लिख रहा हूं, बाहर वाले का वो कितना है μ2, तो μ2 इंटू साइन R इक्वल टू μ1 इंटू साइन I। तो ये बन जाएगा μ2 इंटू R इक्वल टू μ1 इंटू I। अब I और R में रिलेशन लेके आओ। सपोज ये तो तुम्हारे पास में डेप्थ, ये जो है ना लाइन, इसको सपोज मैंने बोल दिया x। तो जो हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल है, छोटे वाला ट्राइंगल, उसके अंदर क्या बन जाएगा, 10 R क्या बन जाएगा, x अपॉन D डैश एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली R। उसके नीचे वाले ट्राइंगल में 10I, ये वाला ट्राइंगल O, ये और ये, इसमें क्या बन जाएगा 10I x अपॉन D अप्रोक्सीमेटली I। अब इसको उसमें डाल दूं तो क्या बन जाएगा, μ2 R की वैल्यू क्या है, x अपॉन अपना D डैश इक्वल टू μ1 x अपॉन D। तो x तो कैंसिल हो गया, मेरे पास में आएगा अपना D डैश इक्वल टू D अपॉन, क्या बन जाएगा, μ1 अपॉन μ2। एंड μ1 अपॉन μ2 ये क्या है, म्यू अपना रिलेटिव। देखो ना रेफरेंस में हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, मेरा ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में बैठा है, μ2 में। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो क्या बन जाएगा, किसी भी मीडियम का मैं एक्चुअल अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस रेफरेंस फ्रेम में तुम बैठे हुए हो, तो मेरा ऑब्जर्वर μ2 में बैठा है, तो दिस फॉर्मूला इज फॉर एपरेंट हाइट, तो ये बन जाता है d डैश इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। अब तुम अपनी बात करो, तुम अगर बाहर हो, पानी के अंदर कुछ रखा हुआ है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा बड़ा है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू आएगी अपने ग्रेटर देन 1, तो तुम्हें एपरेंट जो अपना ये है डेप्थ जो है वो कैसा होता है, छोटा होता है, तो वो तुमको ऊपर दिखता है। ओके, तो दिस इज एपरेंट डेप्थ। ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं शिफ्ट। कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना शिफ्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा शिफ्ट, d माइनस अपना d डैश, तो ऑब्जेक्ट हमारा कितना शिफ्ट हुआ, वो बन जाएगा d 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। तो जो भी तुम्हारी शिफ्टिंग वाली चीजें हैं वो तुमको उसी टाइम दिखती हैं जब तुम ऑब्जेक्ट को एकदम पास से देखते हो। अगर ग्लास तुम्हारी आंखों से बहुत दूर है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कहीं भी बैठे रहो वो तुमको एक्चुअल हाइट ही दिखता है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज नहीं होंगी तो कोई मतलब नहीं है। फाइन, हाँ भाई बताओ कुछ डाउट। चलो फिर ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। सर हाँ? आपने वो क्वेश्चन दिया था ना, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय लाइट फाइंड आउट करना था, वो मुझे नहीं समझ में आया। भाई देखो, हमने क्या बोला कि एक तो इनिशियल पॉइंट हमने कहा हुआ है ना कि जब पैरेलल्स एंड प्लेट होती हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में इक्वेशन में लगा सकता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये अपना इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, बस। यस सर। बीच तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसका इनिशियल पॉइंट पे क्या है, म्यू 1। अपने इनिशियल पॉइंट पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये है ना नॉर्मल के साथ में एंगल। इस पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे तुम्हारा वो कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, y मैंने दिया हुआ है ना, ये वाला y, और वहां पे एंगल कितना है, r, है ना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये बनाया dy बाई dx। क्या होता है dy बाई dx, tan थीटा होता है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। यस सर। तो मैंने लिखा dy बाई dx इक्वल टू tan 90 माइनस r, क्योंकि ऊपर का एंगल वो है ना r है, तो उसका स्लोप वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस r, तो मतलब कि dy बाई dx इक्वल टू cot r। बस, तो मुझे अगर sin r की वैल्यू पता है तो अपने cot r की वैल्यू निकाल लूंगा ट्रायंगल बना के, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बन गया cot r, फिर दोनों को इधर उधर कर दिया बस। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।